Hi, I am Simran, and in this video I am going to discuss rest of the topics which I hadn't discussed with you people in my last video. So the topics we are going to discuss today are process of photosynthesis, next is phases of photosynthesis, third one is adaptations in leaf to perform photosynthesis, fourth one is end results of products of photosynthesis, the next one is factors affecting photosynthesis, then importance of photosynthesis, and the last topic is your carbon cycle. So these are the topics which we are going to cover today. Okay, stay tuned with me. When we talk about process of photosynthesis, तो अगर हम photosynthesis की बात करें तो photosynthesis जो है वो mesophil cells में होता है. जो मीजोफिल सेल्स हैं वो लीफ के एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वही होता है. फोटोसिंथेसिस होने के लिए रॉ मटेरियल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना. तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर, उनके सराउंडिंग से मिल जाता है. सेकेंड वन इज़ वाटर प्लांट्स, राइट. तो उन्हें पानी सॉइल से बेसिकली मिलता है. सॉइल में हम लोग पानी डालते हैं, या फिर अदर फॉर्म अगर देखी जाए तो रेन की फॉर्म में जो प्लांट्स हैं दे रिसीव वाटर. उसके बाद क्लोरोफिल ऑलरेडी इट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट. उसके बाद अगर हम बात करें सनलाइट, वो तो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का. तो एवरीबडी गेट्स एनर्जी, अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम सन. तो सोलर एनर्जी उसे कहाँ से मिल जाती है? नेचुरली मिल जाती है. तो दीज वर द रॉ मटेरियल्स जो उसे मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस होता है, राइट. तो फोटोसिंथेसिस जब होता है उसकी एक इक्वेशन है, उसमें क्या है? 6 molecules of carbon dioxide combined with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll, and then they form glucose, 1 molecule of glucose and 6 molecules of water प्लस 6 molecules of oxygen. तो ग्लूकोज है वो प्लांट्स में स्टोर्ड रहता है, और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स क्या कर देते हैं? रिमूव आउट कर देते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है वैसे ही ऑक्सीजन एग्जिट कर जाती है प्लांट्स से, और वो जो ऑक्सीजन है वो एटमोसफेयर में आ जाती है एंड इट गेट्स यूज बाय अस. So if we talk about phases of photosynthesis, it takes place in 2 steps. पहला step is light dependent and second step is light independent. लाइट डिपेंडेंट स्टेप में क्या होता है? जब भी फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट वहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है. सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है. सबसे पहले वो एक्टिवेट कैसे होगा? वो क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. ये जो सन एनर्जी होती है, सनलाइट सोलर एनर्जी होती है, एनर्जी इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स. तो ये फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा. फिर क्या होगा? वाटर स्प्लिट होगा. बेटा जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिटिंग होगी उसको हम फोटोलिसिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस. तो वाटर जो है वो 4 फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर किस में निकलेगा? 4 H पॉजिटिव आयंस बनाएगा, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, और साथ में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देगा. ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट्स क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, जिसको हम आगे फिर रेस्पिरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये एटमॉस्फेयर में यही ऑक्सीजन रिलीज होगी. फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और H पॉजिटिव आयंस हैं ये किसके साथ कंबाइन करेंगे? NAD पॉजिटिव के साथ. एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे. और ये जो ADP बनेगी फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये एक फॉस्फोरस और अपने में ऐड कराएगा. कब? जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में. इस रिएक्शन को जिसमें फॉस्फोरस इज गेटिंग एडेड टू ADP और क्या बना रहा है? ATP. उसको हम फॉस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं. लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप. लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप मीन्स ये नहीं कि ये रात में हो रही है ये रिएक्शन. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. बट इसका मतलब ये है कि इसको होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है. जैसे क्लोरोफिल को एक्टिवेट होने के लिए लाइट चाहिए थी, इन स्टेप्स को होने के लिए लाइट नहीं चाहिए. दिस डू नॉट रिक्वायर लाइट टू टेक प्लेस. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करेंगे ताकि ग्लूकोज बन पाए. अब जो ग्लूकोज है इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? स्टार्च में. तो ये जो कन्वर्जन है ग्लूकोज की बेसिकली स्टार्च में, इसी को हम क्या बोलेंगे? लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप बोलेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट फेजेस ऑफ photosynthesis. Now let's move to another topic. Our next topic is adaptations in leaf to perform photosynthesis. तो लीव्स में क्या चेंजेस आते हैं कि उनकी मतलब उन्होंने किस तरह से खुद को मॉडिफाई करा हुआ है, अडेप्ट किया हुआ है ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएँ. लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मतलब जितना बड़ा होगा लीफ उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी. द नेक्स्ट इज लीव अरेंजमेंट. अब अगर कोई सनलाइट के बिल्कुल राइट एंगल पर है लीफ, जैसे दिस इज़ योर सनलाइट और लीफ
ऐसे होने की बजाय या ऐसे होने की बजाय बिल्कुल राइट एंगल पर है, तो उतनी ज़्यादा क्या हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस होगी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसी टाइम होती है लाइट की, तो क्लोरोफिल जितने अच्छे से एक्टिवेट होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस, ये जो क्यूटिकल की लेयर है वो जितनी थिन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, उतने अच्छे से जो सनलाइट है वो रीच कर पाएगी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तक, और उतनी ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म कर पाएगा प्लांट। अनदर इज न्यूमरस स्टोमेटा, मोर स्टोमेटा मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेज मोर विल बी द फोटोसिंथेसिस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर पाएगी और उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। थिननेस ऑफ लीफ, थिनर द लीफ रैपिड द ट्रांसपोर्टेशन, जो खाना बनता जाएगा वो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होता जाएगा और बनता जाएगा खाना, तो जितना थिन होगा लीफ उतनी रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होगी और उतना ज़्यादा फास्ट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। द क्लोरोप्लास्ट, जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, राइट, बिकॉज क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट तो चाहिए हमें, राइट। तो एंड रिजल्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड में क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसलोकेशन। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो सिंथेसाइज्ड फूड है, मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बना है, दैट इज़ योर ग्लूकोज, राइट, स्टार्च, तो इसकी ट्रांसलोकेशन कैसे होती है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है जैसे हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन, वो होता है लॉस ऑफ वाटर, है ना, लीव्स में से जब पानी लॉस हो जाता है, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन है ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ओके, यू गॉट इट। तो एट डे फूड गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च इन लीफ, दिन के दौरान इनसॉल्युबल स्टार्च की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है। एट नाइट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल स्टार्च एंड ट्रांसलोकेटेड। जब दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस होगी तो उस टाइम पे जो स्टार्च बनेगा जितना भी, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर होता जाएगा लीफ के अंदर। बट एट नाइट जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो वो जो इनसॉल्युबल स्टार्च है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल स्टार्च एंड देन इट इज ट्रांसलोकेटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो खाना बन रहा है इसकी ट्रांसलोकेशन हो रही है, तो ये किस टिश्यू में होगी, फ्लीम में, PHLOEM, योर फ्लीम। वैस्कुलर टिश्यू एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लीम, इसको फ्लोएम नहीं बोलते हैं। ओके, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली दो तरह के हैं, एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो आउटर एनवायरनमेंट में से आएंगे, और एक होते हैं इंटरनल मतलब इन विद इन द प्लांट, ठीक है, प्लांट के अंदर ऐसा कैसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो चेंज हो रहा है या फिर वेरी हो रहा है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा कर रही हैं, कम कर रही हैं और वॉट एवर। तो पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो टू मच ऑफ लाइट कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा लाइट रहेगी। तो कुछ हद तक की जो लाइट है इट इज़ गुड फॉर फोटोसिंथेसिस, बट बियॉन्ड दैट लिमिट जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती चले जाएगी उतना ज़्यादा अच्छे से वो उसका फोटोसिंथेसिस होता जाएगा। तो मतलब विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे अगर अच्छा, सबसे बढ़िया अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो वो होगी एट द टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है फोटोसिंथेसिस उसके बियॉन्ड होना बंद हो जाएगा। सबसे अच्छे से सबसे हाईएस्ट रेट फोटोसिंथेसिस का कब होता है, 35 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे उसके बाद बियॉन्ड टेम्परेचर राइज करता है, 40 से अबव जाने की कोशिश करता है, टेम्परेचर 40 तक भी पहुंचता है, तो जो एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में, इस चैप्टर में उन्होंने मेंशन नहीं करे हैं, तो हम भी अभी उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कन्वर्जन्स करते हैं, स्टार्च को बनने में हेल्प करते हैं, तो वो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर वो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो गए तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट में क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन।
रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर वाटर कंटेंट, अगर हम पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, प्लांट को वाटर नहीं करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए दैट इज़ योर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू इंटरनल फैक्टर्स। इसमें सबसे है क्लोरोफिल पहला। तो क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। जितना अच्छा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जितना डेंस कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उतनी ज़्यादा क्या हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये आप लोग पहले अभी गूगल करोगे, ठीक है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यू विल गेट टू नो। तो प्रोटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइक मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स। तो ये अगर देखो, प्रोटोप्लाज्म अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब अगर सेल का जो मटेरियल है उसमें से क्या निकलना शुरू हो गया, वाटर कंटेंट निकलना शुरू हो गया, डिहाइड्रेट होना शुरू हो गया, तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अगर हमें पता है ऑलरेडी अभी मैंने खाना खाया तो मैं और खाना नहीं ना खाऊंगी, पेट अभी भरा हुआ है, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के डिहाइड्रेट होने पे, मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म में से वाटर रिमूव हो जाएगा तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स की। तो प्लांट और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसने अभी खाना खाया है, इट इज स्टिल इन इट्स स्टमक, तो वो और खाना अभी नहीं खाएगा, swallow नहीं करेगा। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, द साइज ऑफ लीफ, ये सब अफेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, आई थिंक तुम सब लोगों को पता है, राइट, कि अगर क्यूटिकल थिन होगा तो अच्छे से लाइट ट्रांसपेरेंट होगा, थिन होगा तो अच्छे से लाइट ट्रेवल कर पाएगी, सनलाइट उतने अच्छे से जा पाएगी और फोटोसिंथेसिस उतने अच्छे से हो पाएगा। स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा, जितना साइज बड़ा होगा लीफ का उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ photosynthesis. Okay, so last topic of this chapter is your carbon cycle, and in this carbon cycle we will see कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहले एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर होती है, और फिर जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो हाउ इट returns back to the atmosphere. So we will see it by considering the cycle. Let me show you. This is how carbon cycle looks like. Here is carbon dioxide in the air and its concentration is 0.03%. अब यहाँ से ये जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस में यूज होगी, राइट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी, ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। फिर ये प्रोड्यूसर्स से कहाँ मूव हो जाएगी, टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। एनिमल्स इन ग्रीन प्लांट्स को खा लेंगे तो दे विल बी कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब इन एनिमल्स को अगर ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो इनको, मतलब ये मर जाएंगे, सॉरी, अगर ये मर जाते हैं तो इनके ऊपर इनको कौन फिनिश अप करेगा, डीकम्पोजर्स, इनमें बैक्टीरिया फंजाई आ जाएगी। अब ये तीनों चीज़ें जब आगे इनकी फॉसिलाइजेशन होगी, फॉसिल्स बनेंगे, तो ये फॉसिलाइजेशन के अंडर ये सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये डीपली बरीड हो जाते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, बहुत नीचे नीचे चले जाते हैं, तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में। फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, कुछ का क्या बन जाएगा, फ्यूल्स बन जाएगा, कोल, ऑयल एंड गैस, लाइमस्टोन, ये सब बन जाएगा, राइट। अब इसको हम अगर फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, कंबर्जन करते हैं इनकी, तो ये दोबारा से किस में आ जाएंगे, इनको जलाने पर। जब भी किसी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से ऑलवेज क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ पर आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। अब ये जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स, अगर तो इनके फॉसिल्स बन गए तो ये फॉसिल फ्यूल्स दोबारा जलेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। इन केस ये क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, या हम इनको जिंदा जला देंगे, तब भी इनमें से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ही होगी। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप you liked it and you understand it. So, thank you.